हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल डेटा के बारे में। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसमें डिफरेंट एटम्स और आयंस के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई होती हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो उसको हम स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं उनको हम रिडॉक्स पोटेंशियल डेटा कहते हैं। मींस ई नॉट की जो वैल्यू है उसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल डेटा कहेंगे। अब ई नॉट की वैल्यू या रिडॉक्स पोटेंशियल डेटा के क्या क्या यूज होते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। देखिए, गैल्वेनिक सेल कितना करंट प्रोड्यूस करता है उसको हम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल की कैलकुलेशन ई नॉट के बेसिस पर कैसे करते हैं। तो देखिए, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू हम फॉलोइंग रिलेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, ई नॉट सेल जो है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के इक्वल होता है। अब किसी भी गैल्वेनिक सेल की बात करें तो उसमें जो कैथोड होता है उसको हम राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं और जो एनोड होता है उसको हम लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ई नॉट कैथोड को ई नॉट राइट भी लिख सकते हैं और ई नॉट एनोड को हम ई नॉट लेफ्ट लिखेंगे। अब देखिए, किसी भी गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल की बात करें तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव वैल्यू का मीनिंग क्या होगा? ई नॉट कैथोड की जो वैल्यू है वो हमेशा ई नॉट एनोड से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम ई नॉट सेल को इस फॉर्मूले के बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ई नॉट हायर और ये हो जाएगा ई नॉट लोअर। यहाँ पर हायर वैल्यू का मीनिंग है पॉजिटिव वैल्यू और लोअर वैल्यू का मीनिंग है नेगेटिव वैल्यू। मींस कैथोड के लिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी और एनोड के लिए वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि कैथोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो देखिए, ये कभी भी फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आपको ये याद रखना है CCN। यहाँ पर फर्स्ट C का मतलब है ऐसी डिवाइस जो कि पावर कंज्यूम कर रही है। तो जो कोई भी डिवाइस पावर कंज्यूम करती है तो उस केस में उसका जो कैथोड होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो कि बैटरी से पावर कंज्यूम करती है। तो मोबाइल के लिए जो कैथोड होगा वो नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी क्या करती है? पावर प्रोड्यूस करती है। तो जब पावर प्रोड्यूस होता है तो उस केस में जो कैथोड है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये प्रोड्यूस कैथोड और ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से पावर कंज्यूम करने वाली डिवाइस और पावर प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस के लिए कैथोड और एनोड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको क्या याद रखना है? ऑक्सी एनोड और री कैथोड। मींस जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एनोड होगा और जहां पर रिडक्शन होगा वो हमेशा कैथोड होगा। अब वापस आते हैं गैल्वेनिक सेल पर। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ऐसा गैल्वेनिक सेल ले रहे हैं जिसमें जिंक और कॉपर के दो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट की वैल्यू ये है और कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए ई नॉट की वैल्यू ये है। अब इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पर हमें ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू के बेसिस पर ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
हायर वैल्यू हो जाएगी कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए और लोअर वैल्यू हो जाएगी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए। तो जब हम हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं तो ई नॉट सेल की वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट। ये माइनस और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो ई नॉट सेल की वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए तो ही वो सेल वर्क करेगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती है तो वो सेल वहां पर वर्क नहीं करेगा। अब देखिए कई बार ऐसा होता है आपको रिएक्शन गिवन होती है तो उस रिएक्शन में आप पता लगा सकते हो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और उसके बेसिस पर आप कैथोड और एनोड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब अगर सेल का डायग्राम दिया हुआ है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है राइट साइड वाला हमेशा कैथोड होगा और लेफ्ट साइड वाला हमेशा एनोड होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो देखिए ई नॉट की वैल्यू के बेसिस पर हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मींस वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसको हम फिजिबल रिएक्शन कहते हैं। मींस वो रिएक्शन इजीली प्रोसीड होती हैं। अब देखिए किसी भी रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो उस केस में वो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं। तो इसका मीनिंग होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगी। और अगर किसी रिएक्शन के लिए ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो रिएक्शन राइट टू लेफ्ट या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। अब लेते हैं थर्ड पॉइंट, टू प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए किसी भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो उसमें एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब इस रिएक्शन में एक मेटल किसी दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो उसको हम ई नॉट की वैल्यू के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें जिंक मेटल और कॉपर +2 आयन के एक्वस सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन हो रही है। मींस हम कह सकते हैं ये यहाँ पर कॉपर सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जिंक क्या करेगा, इस कॉपर +2 को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद जिंक सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब जिंक कॉपर +2 को रिप्लेस कर रहा है तो इसको हम डिस्प्लेसिंग मेटल कहेंगे और कॉपर +2 यहाँ पर डिस्प्लेस्ड मेटल हो जाएगा। अब जिंक की बात करें तो वो जिंक से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। मींस यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब कॉपर +2 जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मींस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये हो जाएगी इन दोनों के लिए ई नॉट की वैल्यू। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी तो इसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर ये रिएक्शंस इन फॉलोइंग कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करती हैं तो उसका मीनिंग होगा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब डिस्कस करते हैं पहली कंडीशन। तो देखिए रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ई नॉट की वैल्यू हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ई नॉट की वैल्यू से कम होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या होगा, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो वो यहाँ पर जिंक है और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू -0.76 वोल्ट है और कॉपर के लिए ई नॉट की वैल्यू +0.34 वोल्ट होती है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसमें हम एटम्स या आयंस को डिक्रीजिंग ई नॉट की वैल्यू के बेसिस पर अरेंज करते हैं। मींस जो वैल्यू है वो प्लस से लेकर माइनस तक जाती है। अब माइनस वैल्यू वाले जो हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और
प्लस वाले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ई नॉट की वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ई नॉट की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिंक के लिए ई नॉट की वैल्यू माइनस में है और कॉपर के लिए प्लस में है, तो जिंक की वैल्यू कॉपर से कम है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अब माइनस वैल्यू का मतलब है जिंक क्या करेगा, हमेशा कॉपर को रिड्यूस करेगा, या हम ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी नीचे की तरफ होता है वो अपने ऊपर वाले एटम या आयन को रिड्यूस कर सकता है, और ऊपर वाला जो है वो अपने नीचे वाले एटम या आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब कॉपर की बात करें तो वो जिंक को कभी भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंक कॉपर को रिड्यूस कर पाएगा, और कॉपर की बात करें तो वो जिंक को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, लेकिन जिंक कभी भी कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, तो इसमें भी यही है, डिस्प्लेसिंग मेटल की जो ई नॉट की वैल्यू है वो डिस्प्लेस्ड मेटल से हमेशा कम होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को भी ये रिएक्शन फॉलो कर रही है। अब देखिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ई नॉट की वैल्यू से हम रिड्यूसिंग एजेंट की ई नॉट की वैल्यू माइनस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका मीनिंग होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू अगर देखें तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आनी चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो देखिए, ई नॉट की वैल्यू के बेसिस पर हम किसी भी ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्टेंट की रिड्यूसिंग पावर को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ई नॉट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस केस में किसी भी ऑक्सीडेंट की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, या हम कह सकते हैं उस ऑक्सीडेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। अब ई नॉट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उस केस में किसी भी रिडक्टेंट की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, या हम कह सकते हैं उस रिडक्टेंट की रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ई नॉट की जो वैल्यू है वो प्लस से 0 आती हैं और फिर माइनस में चली जाती हैं, तो हम कह सकते हैं ई नॉट की वैल्यू टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती हैं। अब ई नॉट की वैल्यू टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर कुछ हाफ रिएक्शंस के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी हुई है। ये कुछ वैल्यूज हो गई यहाँ पर। अब आपको इन वैल्यूज के बेसिस पर पता लगाना है कि कौन सा मेटल कैडमियम +2 को कैडमियम में रिड्यूस कर सकता है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो उसमें नीचे की तरफ जो एटम या आयंस होते हैं वो अपने ऊपर वाले को हमेशा रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर कैडमियम की बात करें तो इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी, और इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू है वो ये हो जाएगी। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू, फिर आएगी यहाँ पर -0.403, फिर आएगी 1.18 और फिर आएगी 2.37। अब कैडमियम की पोजीशन क्या है, ये तो यहाँ पर ये मेटल इसको रिड्यूस कर सकता है और ये मेटल भी इसको रिड्यूस कर सकता है। तो 1.18 वैल्यू किसके लिए है, मैग्नीज के लिए, और 2.37 वैल्यू किसके लिए है, मैग्नीशियम के लिए। तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों ही कैडमियम +2 को कैडमियम में रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैडमियम की बात करें तो वो किसको रिड्यूस करेगा, तो कैडमियम के ऊपर सिर्फ एक वैल्यू लिखी है जो कि सिल्वर के लिए है, तो कैडमियम सिल्वर को रिड्यूस कर सकता है। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे की तरफ वाले एटम या आयंस हैं वो हमेशा अपने ऊपर वाले को रिड्यूस करते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए ई नॉट की वैल्यू के बेसिस पर हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए के या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की बात करें तो उसको हम डेल जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल जी नॉट की वैल्यू माइनस एन ई नॉट एफ के इक्वल होती है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर n जो है वो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ई नॉट हो जाएगी उस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू और F यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 फैराडे की वैल्यू 96,500 कूलम्स के इक्वल होती है। अब देखिए अगर हम डेल जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की रिलेशनशिप की बात करें तो उसको हम इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू ये रहेगी और टी यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा और केल्विन में इसकी वैल्यू ये रहेगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। देखिए ये हो जाएगी डेल जी नॉट की वैल्यू इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग और ये वैल्यू हो जाएगी डेल जी नॉट की इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग। अब माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और F को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एन ई नॉट की। अब नेचुरल लॉग को जब हम बेसिक लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस इक्वेशन में हम R, T और F की वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये आ जाएगी एन ई नॉट की वैल्यू। अब हमें K फाइंड आउट करना है तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉग K की वैल्यू। अब हमारे पास लॉग K की वैल्यू आ गई। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन के लिए E नॉट और N की वैल्यू गिवन है। N यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। देखिए इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए N की वैल्यू 2 आई है। अब log K के फॉर्मूले में जब हम N और E की वैल्यू पुट करते हैं तो log K की वैल्यू 0.915 आ जाएगी। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास K की वैल्यू। तो इस तरह से हम E नॉट की वैल्यू के बेसिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स के बारे में। देखिए मेटल एक्सट्रैक्शन में कौन सा प्रोसीजर सूटेबल होगा तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए मेटल आयन अगर ऐसी किसी स्पीसीज के साथ कपल हैं जिसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव देन -1.5 वोल्ट होती हैं तो उस केस में मेटल एक्सट्रैक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसीजर यूज करेंगे। और अगर मेटल आयन ऐसी स्पीसीज के साथ कपल्ड हैं जिसकी नेगेटिव पोटेंशियल की रेंज -1.5 से -0.75 वोल्ट के बीच में होती हैं तो उस केस में ऑक्सीजन का यूज मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने में होता है। अब मेटल आयन अगर -0.75 से 0.0 वोल्ट के साथ कपलिंग शो कर रहा है तो उस केस में हम कार्बन रिडक्शन मेथड का यूज करेंगे। और मेटल आयन अगर पॉजिटिव पोटेंशियल वाली स्पीसीज के साथ कपल्ड हैं तो उस केस में हम सिंपल हीटिंग का प्रोसीजर यूज करेंगे।